जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट द नैरेटिव। जुम्मे के रोज़ वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली के अंदर माली साल 2026 से 27 के लिए बजट को पेश किया। जो इजलास था 2 घंटे लेट शुरू हुआ। अपोजिशन ने काफ़ी नारेबाजी की, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि जी बुनियादी मरसूस से पाकिस्तान की कामयाबी का आगाज़ हुआ था। और उन्होंने कहा गवर्नमेंट और हुकूमत की जो सक्सेसेस है उनको रिपीटेडली बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा हमने टाइमली डिसीजंस लिए। आईएमएफ की शराइत का बड़ा हम पे प्रेशर था और ओवरऑल जो जंग चल रही है उसका भी बहुत ज़्यादा इशू था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने आके इंपॉर्टेंटली जो है अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की और उन्होंने उसको मंजूर करने के बाद इसको बहुत सेलिब्रेट किया। अपोजिशन का कहना था कि ये बजट जो है ये गरीब की कमर को मज़ीद तोड़कर रख देगा। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और असद खान साहब भी हमें लेटर हाफ इन द शो ज्वाइन करेंगे। और ये सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। और सब हुकूमत तो बड़ी सेटिस्फाइड है, वो कह रही है जी हमने गरीबों के लिए बजट बनाया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर साल यही रिटोरिक हम सुनते हैं, और मैं कोई गुज़श्ता तकरीबन 50 साल से ये सुनता चला आ रहा हूँ कि हमने बहुत गरीबों के लिए बजट बनाया, लेकिन पाकिस्तान में आज तक गरीबों के लिए कभी कोई बजट बना ही नहीं। उसकी एक बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 50-60 साल से टैक्स बेस जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेस है, कि जिसमें आप एक गरीब आदमी पे टैक्स लगाते हैं। एक आम आदमी जो कि लक्स की साबुन लेने जाता है, वो जो कहीं जाकर टूथपेस्ट लेने जाता है, कहीं और इवन पेट्रोल लेने जाता है, तो वो टैक्स देता है। जबकि आपने किसी सरमायादार पे, किसी बड़े ऐसे आदमी पे, उसकी इनकम पे टैक्स नहीं। तो ये तो हम सुनते आए हैं रोज की रोज। असल मतलब पता है क्या है? असल मतलब यह है कि इस साल का जो बजट है उसके हम्म। अंदर दो बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो ये है कि इस साल के आपने पाक प्रोविंसेस को तकरीबन ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिया है कि तुम डेवलपमेंट का काम कोई नहीं करोगे। ना तुम सड़कें बनाओगे, ना तुम अपना सीवेज बिछाओगे, कुछ और, क्योंकि तुमने इतने पैसे काट के तुमने फेडरल गवर्नमेंट को देने हैं। और फेडरल गवर्नमेंट को इसलिए देने हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में हमने आर्मी का जो बजट है वो हमने इंक्रीज कर दिया है। और उसकी भी बुनियादी वजह यह है कि अब वॉरफेयर का स्टाइल बदल गया है। वॉरफेयर का स्टाइल ये हो गया है कि अब टेक्नोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप बैठे बैठे राफेल को कैसे खत्म, और पाकिस्तान ने जो पिछले दिनों इंडिया के साथ जो जंग जीती है उसकी बुनियादी वजह टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट थी, और उसमें चाइना ने हमारी मदद की थी, जिसको हम खरीदना चाहते हैं। वो जो 5-7 लाख की फौज जो है, अब वो एक किस्म की दुनिया पूरी में इरेलीवेंट होती चली जा रही है। आप खुद सोच लें कि ईरान में और अमेरिका में जो जंग हुई है उनमें एक सिपाही ने भी काम नहीं किया। या इधर से ड्रोन उड़ते थे, उधर से वो उड़ते थे। तो बुनियादी तौर पर फिजिकली इंसानों की फौज की अब दुनिया में अहमियत खत्म होती चली जा रही है। मशीनें आ गई। तो उसके लिए उन्होंने 17% बजट जो है उसको ज्यादा इनहांस किया, इंक्रीज किया। तो एक तो चलो ठीक है, जरूरत है। लेकिन एक और बड़े जबरदस्त किस्म की मैं आपके सामने रखता हूं बात। 4 साल के अंदर 12 ट्रिलियन रुपीस, यानी 4 ट्रिलियन रुपीस जो डेवलपमेंट बजट जो था वो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया था। और जी। 8 ट्रिलियन चार प्रोविंसेस ने दिया था। 12 ट्रिलियन रुपीस। ये 12,000 अरब रुपए जो थे, इनमें से 169 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। 71 अरब रुपया होता है हर जिले का। यानी गुजरात को भी 71 अरब मिला है, मंडी बहाउद्दीन को भी 71 अरब मिला है, ग्वादर को भी 71 अरब मिला है। और उसका अब वो आज सवाल ये उठता है कि ये कहाँ गया 71 अरब रुपया इन 4 सालों में? आपका जो डेवलपमेंट बजट आप तो आप फ्रीज कर दिया ना। आप तो प्रोविंसेस जब तक फ्रीज नहीं करेंगे आप फेडरल गवर्नमेंट को इतने पैसे दे ही नहीं सकेंगे। सारे उन्होंने निकाल निकाल के दे दिया। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी टैक्स है वो उन्हीं लोगों से इकट्ठा किया जाता है कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अब एक एक उन्होंने टैक्स लगाने की कोशिश की दुकानदारों के ऊपर 1%। इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाते हुए कितनी मुश्किल होगी और कैसे वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? क्योंकि इससे पहले मुशर्रफ ने किया था, आखिरी उसने किया था कि हम उनको नेटवर्क में लेके आएंगे, और उन्होंने सिर्फ सर्वे शुरू किया था मुल्तान से, तो वापस हो गए थे। और वो मार्शल था नया नया, 2002 की बात मैं कर रहा हूं, और वापस हो गए थे। हम ये नहीं कर सकते। तो बजट तो जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान के हिसाब से हमारे यहाँ बुक कीपिंग होती है, बाकी कोई इनिशिएटिव बजट का उस तरह का होता है नहीं। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ आपने अभी जो हमने मिडिल क्लास की बात की है, तो हुकूमत तो क्लेम करती है कि हमने तनख्वाहदार जो तबका है उनके ऊपर जो टैक्सेशन थी एक्सेसिव उसको हमने कम कर दिया है।
उन्होंने कहा जी सालाना 22 से जो 32 लाख आमदन पर टैक्स की शरह है वो 23 से कम करके हमने 20% कर दिया है। 32 से 41 लाख वालों के ऊपर 30 से कम करके 25% कर दिया है। 41 से 56 लाख वालों की जो हमने शरह है उसको कम करके 35 से 29% कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चीजें क्लेम की हैं। दूसरे सेलियंट फीचर्स के अंदर वो कहते हैं कम से कम जो शरह जो थी महाना एक आम गरीब मजदूर के लिए, उसको हमने 37,000 से तकरीबन बढ़ा के हम ले गए 40,700 के करीब। 6 शोबों के अंदर जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे या हमारे जो बिजनेस क्लास थी उसके अंदर जो उनके ऊपर सुपर टैक्सेशन थी उसको हमने खत्म किया। जायदाद की फरोख्त के हवाले से उन्होंने ईवीज के हवाले से भी कहा कि उसके अंदर जो 2,000 से 3,000 ईवीज हैं सीसी उनके ऊपर लगाया, यानी एसयूवीज जो हैं, यानी हमने इलीट को हमने टारगेट किया, हमने गरीबों को तो रिलीफ दिया। पहली बात है कि शरह काम करने से कोई मसला नहीं होता कि शर आपने कम कर लिया, आपने बंदा तो वही रहा, टैक्सेशन को जो बेसिकली बेस है वो तो आपका वही रह गया ना। शरह कम कर ली या ज्यादा कर ली, बल्कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि 10% से कम जो है वो रिलीफ मिली है जो जो तनख्वाहदार तबका था, वरना हमेशा 10 से 12, 12 से 15% होती थी। इस दफा वो भी 7% पे आ गई है, लेकिन उसको छोड़ दें। पहली बात तो ये है कि आपने अपना टैक्स बेस कितना बढ़ाया है। आपका टैक्स बेस बिल्कुल 0% भी आगे नहीं बढ़ सका इस मामले के अंदर। उसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूं। उसकी मिसाल यह है कि आपने पाकिस्तान की जो इलीट जिसे कहते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी की पूरी इनकम जो है उसके ऊपर कोई एक किस्म का जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं मजीद टैक्स इसलिए नहीं लगाया कि नॉर्मली होता यह है कि दुनिया पूरी में जहां कहीं भी वो लोग समझते हैं कि इसको अपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करना होता है तो वो टैक्स रेशो कम कर देते हैं और उसके बाद बेस को ब्रॉड कर लेते हैं। दुनिया पूरी के अंदर ये प्रिंसिपल है। हमारे यहाँ टैक्स 60% है और उसको चोर जो है वो वेट करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं और उनकी एक छोटी सी शरह रह जाती है। हम्म। मुद्दत तो एक्सरसाइज होती रही कि गिनो कौन बाहर जाता है, उसके टिकटें गिन लो, किसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो देख लो, किसकी जनाब बाहर जायदाद है वो देख लो। ये पूरी की पूरी एक दफा एक्सरसाइज हुई एफबीआर के अंदर। और ये आपको एक इतनी बड़ी लिस्ट उन्होंने प्रिपेयर भी की एफबीआर ने कि मसला उरिया मकबूल जान है, ये 50 दफा मुल्क से बाहर गया है, इसके 2 बच्चे हैं ये बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक, इसकी जो इतनी इतनी जायदाद है, सारा कुछ, इतने होटलों में खाना खाता है, फलां करता है, ये इसको आप जस्टिफाई कराओ कि भाई तुम ये खर्चा कैसे करते हो, आप उसको टैक्स नेट में लेके आ जाओ। एक बंदे को भी नोटिस नहीं दिया जा सका आज तक इस बुनियाद के ऊपर, जबकि दुनिया पूरी के अंदर होता यह है कि उसके एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं कि क्या वो उसकी लाइफस्टाइल क्या है और उस लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको टैक्स किया जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि इस पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मसला यह है कि वो है कि हमारे यहाँ एक मुर्दा इन्वेस्टमेंट है। 5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, तो 5 करोड़ की कब्र है, उस कब्र से सिर्फ दुआएं मांगी जा सकती हैं। वो तो ऐसी कब्र है जो बचा भी नहीं देती। मतलब मतलब वो मजार है। इस डिफेंस के अंदर कम से कम 2,000 मजार हैं। कोई 12 करोड़ का है, कोई 5 करोड़ का है, कोई आप खुद सोचें कि कराची डिफेंस के अंदर हम्म। जो 5 करोड़ का प्लॉट जहां पर है वो कराची डिफेंस के अंदर 30 करोड़ का बन जाता है। और क्यों? यार बात है, आपने किसी न किसी जगह एक पैसा है जो उसको छुपाना है और उसको दायर करना है, उसके ऊपर आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर होता यह है कि सबसे ज्यादा जो है प्रॉपर्टी टैक्स वो लगाया जाता है। हम्म। 12 करोड़ का आप घर बनाते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स है, जो उस किराए के ऊपर टैक्स मिलता है, वो होता है ज्यादा से ज्यादा साल का 3,000, 7,000, 8,000। हमारे दोस्त थे शायद कारदार साहब, वो एक फाइनेंस मिनिस्टर लगे थे, वो प्रपोजल लेके गए थे। उसने कहा इतने सारे लोग जो हैं वो इतना बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, 12-13 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है उससे। तो उन्होंने कहा तुमने रहना कि नहीं, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो पाकिस्तान में जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो डेड इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है। दूसरा, बैंकों की जो सेक्टर है उसको भी कोई हम्म। कोई रिफॉर्म नहीं किया गया। नंबर एक, बैंक के ऊपर एक पाबंदी लगाई जाती है कि तुम इतने पैसे गवर्नमेंट को देगे और इतने पैसे तुम आम आदमी को दोगे ताकि इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। 97% बैंक जो है वो अपने पैसे जो है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। और वो गवर्नमेंट जो है वो करती है, वो उनको इस्तेमाल करती है और मुझे और आपसे टैक्स लेके वापस कर देते हैं। इसलिए कि हम चाहते हैं कि बैंक वाले आराम से बैठे हुए आराम से मेरे आपके पैसे जो है गवर्नमेंट को दें और वो जो क्या होता है ट्रेजरी बिल्स होते हैं उस ट्रेजरी बिल्स को खरीदें और करते। फिर हमारा जो 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 पैटर्न है, हमारा लोन का पैटर्न, वो हम्म। बड़ा अजीबोगरीब किस्म का है। वो लोन का पैटर्न हमारा इस किस्म का है कि हम वर्ल्ड बैंक से पैसा कर्जा लेते हैं 2% के ऊपर,
हम ठीक है। हम एशियन बैंक से कर्जा लेते हैं 2% के ऊपर, हम बाकी किसी किस्म के इंस्टीट्यूशन से लेते हैं 1.9% के ऊपर। लेकिन हम वापस करने के लिए जब डेब्ट सब्सिडी पे जाते हैं तो फिर हम कहते हैं पेरिस क्लब से 7% के ऊपर। यानी हम इतना भी नहीं करते कि वो खर्चा जो है उसी के लिमिट के अंदर रखें और हम उसी के हिसाब से उसको दे सकें। तो बजट तो बेसिकली, क्योंकि मैं खुद फाइनेंस में रहा हूं, हम्म। पाकिस्तान के अंदर बजट की मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ, ये बुक कीपिंग है। फरवरी के पहले हफ्ते में एक कागज जाता है, लेटर, वो ठीक है। जाता है महकमों को कि आप बताएं आपकी क्या प्रपोजल हैं, कौन सी वो बंदा जो है वो सेक्शन अफसर को सेक्रेटरी मार्क करता है। सेक्शन हम्म। अफसर पहले एक तनख्वाहें फलां फलां लगा के फिर वो कहता है यार को प्रपोजल बना के बताओ। वो कहता है अच्छा चलो सर, एक मतलब फॉर एग्जांपल एक अस्पताल की प्रपोजल दे दो। वो हम्म। पूरे महकमे मिला के जून के एंड के करीब एक पलंदा सा बन जाता है। उस बंदे को इकट्ठा करके उसके अंदर थोड़ी बहुत एडिशनल जो है ना वो हो जो होती है उस लेवल पे, मसलन आपने पेट्रोल पे क्या करना है, बाकी उस तो पॉलिसी शिफ्ट। वरना क्रिएटिव बजट मेकिंग पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 60 साल से नहीं हो रही, कोई नहीं कर रहा। सिंपल इंटरेस्टिंग। बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग चली आ रही हुई। बुक कीपिंग। और ये सब मैं आपको ना आगे जाके मैंने एक आधी चीज जो डिस्कस करनी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी हम ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का, हमने हुकूमत ने बड़ा ज्यादा ना इंडिकेट किया कि जी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से हम पे प्रेशर था। तो अब तो ईरान और अमेरिका की जंग बंदी होने के बाद जो है प्राइसेस के कम होने से कितना इफेक्ट होगा या नहीं होगा, मैं इसके ऊपर आपके वापस आऊंगा। असद खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। असद, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मतलब हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बजट की हम लोग डिस्कशन ओवरऑल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का इस दफा का जो टैक्स कलेक्शन का उन्होंने रेवेन्यू अपना सेट किया है वो तो 15 ट्रिलियन का कर दिया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि पिछले साल का जो उनका शॉर्टफॉल है वो कोई 1.15 ट्रिलियन का, पिछले साल का ही उनका टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं हो सकी, तो वो एफपीआर की एक नाकामी नजर आती है। इस दफा उन्होंने उसको बढ़ा के 2-3 ट्रिलियन और ऐड कर दिया उसके अंदर। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मौर्य साहब को भी, आपको भी, पूरी टीम को आरएनएन की। और इसके अलावा पाकिस्तान को नया इस्लामी साल शुरू हो रहा है कल से या मोस्ट लाइकली परसों से। तो तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम मुसलमानों को नया इस्लामिक साल मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए, इस्तेकाम दे और तरक्की दे। और दूसरी बड़ी मुबारकबाद फील्ड मार्शल के ज़रिए और प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए हमें मिली है कल रात को कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। तो उसकी भी मुबारकबाद। एमओयू साइन होने जा रहा है कमिंग फ्राइडे को स्विट्ज़रलैंड में, तो उसकी भी मुबारकबाद। इस्माइल आपने अभी जिक्र किया कि ये नंबर्स जो दिए हैं खसारा है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से बहुत दफ़ा बजट रिवाइज़ होता है, बजट आने के बाद रिवाइज़ होता है 2-3 महीनों के बाद, 1 महीने के बाद, या प्री बजट जो है कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है सो दैट के बजट लोगों को ईजी लगे। तो इस तरह से अब ये एमओयू जो कि साइन होने जा रहा है, इसके बाद इन्होंने जो नंबर्स दिए हैं, जो अपना फिस्कल डेफिसिट दिया है, जो टैक्सेस लगाए हैं, जो एक्सपेंडिचर का खर्चा दिया है, जो एक्सपोर्ट के मैयर्स दिए हैं, जो भी इन्होंने नंबर्स दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको आई थिंक अब रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि उसमें इन्होंने इसको इस तरीके से इसका अकाउंट फॉर नहीं किया होगा कि एमओयू साइन होने के करीब है और हो गया है, और इसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा, ऑयल प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा, हमें लेवाए कितनी लगानी है पेट्रोल पे, डीजल पे। तो आई थिंक सो कि अब जिस तरह से ये रिवाइज करते हैं, अगर महंगाई बढ़ जाती है बजट के बाद या कुछ आलमी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो अब इनको बजट को फौरी तौर पे रिवाइज करने की ज़रूरत है फ्राइडे के बाद, ताकि आवाम को सही इसका रिलीफ मिल सके। अगर आप इस जो प्रेजेंटेड बजट है जो लास्ट फ्राइडे को हुआ है, इसके ऊपर अगर आप बात करना चाहते हैं, तो इसको इन्होंने सो कॉल्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट कहा है। और एम्प्लॉयमेंट जो हमारी जो टैक्सेस से काफ़ी अरसे से ज़्यादा टैक्सेस दे के आ रही थी और इन्हीं पे बार बार टैक्स लगा रहे थे, तो उसको फ्रेंडली किया है। लेकिन इसके मैं आपको चंद चीज़ें बता दूं, जिस तरह अभी औरिया साहब कह रहे थे, ये बुक कीपिंग है। मेरा ख्याल है बुक कीपिंग के अलावा इसको ये जिसको कहते हैं थोड़ा सा झटका प्रोग्राम कहते हैं, कि मौजूदा हालात को देखते हुए कि पिछले 3 महीनों में हमारा क्या डेफिसिट रह गया था और कितना हमने फलां जगह का खून नचोड़ा है, तो उसमें एडिशन या डिलीशन कर देते हैं। तो आई डोंट एग्री विद दीज नंबर्स। इसमें इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है। बीइंग बिजनेसमैन आई नो मच मोर दैट के
बिजनेसमैन को इसमें कोई इतना खास फायदा नहीं हुआ अभी। सुपर टैक्स खत्म किया आपके लिए, खास आपके लिए? नहीं, सुपर टैक्स को ख़त्म नहीं किया, उसकी रिड्यूस किया है। जितना रिडक्शन का बिजनेसमैन तबके ने, एफसीसीपीआई ने, सब ने कहा है, उतना नहीं कम किया। दूसरा, मुझे आप एक बात बताइए कि सारी चीज़ों को छोड़ें, कुछ आपको पॉइंट्स हम बता देते हैं कि जैसे कि बिजनेस क्लास पे इन्होंने टैक्स ख़त्म कर दिया है। तो बिजनेस क्लास पे आप सफ़र करेंगे, आम आवाम सफ़र करेगी। वो तो एक अच्छा भला रेवेन्यू जो बिजनेस क्लास की एक टिकट अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो 5 लाख रुपए से लेकर 14 लाख या 20 लाख की हो, अगर वो कोई 5% या 3% टैक्स दे रहा है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा था, तो वो ख़त्म किया गया। मुझे आप इस सवाल का शायद औरिया साहब ज़्यादा अच्छे से जवाब दे सकें कि ये इन्होंने टैक्स लग्जरी इस पे क्यों ख़त्म किया है। समझ नहीं आया। और ये सब मैं आपको भी बताना चाहूंगा, आपको तो फायदा होगा, आप तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। नहीं, मैं तो बस देखी भी नहीं हुई सर बिजनेस क्लास का क्या होती है। सबसे पहली बात ये पहली बात है बिजनेस क्लास की सीटें तो बढ़ा के देख लें। अब तो बिजनेस क्लास सीटें भी बहुत कम है। असल असल मसला ये है कि कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, और वो सिंबॉलिक चीजें जो होती हैं वो बहुत असर रखती हैं उसके अंदर। अगर आप ये ना करते तो शायद इतनी गाली भी ना हमें पड़ती। कम कम बिजनेस क्लास को क्यों अपने बिजनेस क्लास की आप खुद देखें कि वो जो बंदा वहां पर ट्रेवल कर, दो तरीके होते हैं। या तो कॉर्पोरेट के जो बड़े चीफ एग्जेक्टिव टाइप लोग होते हैं वो उसमें सफर करते हैं, या कोई वैसे इतना अमीर होता है कि वो जो उस पर सफर कर लेता है। मैं असल में कहना की बात यह है कि क्रिएटिव बजट मेकिंग जो है ना, वो पाकिस्तान के अंदर अभी तक जिसे कहते हैं उसका आगाज नहीं हो सका। ये जो होता है ना कि 3 महीने के बाद हम उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर 4 महीने के बाद रिवाइज कर लेंगे, ये दुनिया पूरी में कहीं होता नहीं है। दुनिया पूरी में अपने रिसोर्सेज को पहले देखा जाता है और उसके हिसाब से फिर बजट किया जाता है। इसको कहते हैं बजट कुशंस, कि कभी कोई सूरत हाल पेश आए तो उसके कुशंस आज लेवी बढ़ेगी, कब होगा, ये होगा। रोज रोज ना ईरान वार होनी होती है, रोज रोज ना किसी को मुआहदे होने होते हैं। होना ये होता है कि आपने अपने बजट को कैसे तय किया है, किस तरीके से आपने इंसेंटिव्स क्रिएट किए। और इंसेंटिव क्रिएट किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसके लिए और पाकिस्तान के आम आदमी के लिए। पाकिस्तान में सिर्फ, मैं पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर ऐसा है कि जिस विच हैज एक्चुअली ओवर पावर्ड एवरी सेक्टर इन दिस कंट्री। यानी आप खुद सोचें कि जिस मुल्क के अंदर आप एक पैकेजेस की फैक्ट्री जो है खत्म होकर पैकेजेस मॉल बन जाए, इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो किसी और तरफ जा रही है। ये दुबई मॉडल होता है, ये कोई और। आप देख लें कौन कितनी मॉल्स बनी है आपने, फिर उसके बाद आप देखें आपकी इकोनॉमी क्या है। इतने आपके स्कूल नहीं खुले जितने आपके शादी हॉल खुले, इतने आपके अस्पताल नहीं खुले जितने आपके शादी हॉल खुले हैं। और शादी हॉल जो ऐसे लगता है जैसे वर्साई पैलेस के अंदर आप घुस गए हैं, वहां के किसी उसके अंदर। इसका मतलब है कि मनी इज देयर, लोग खर्च करने वाले भी मौजूद हैं उस शादी हॉल के अंदर, लेकिन आपका टैक्सेशन सिस्टम उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल ऐसी कोई डायरेक्शन भी नहीं आपके पास। मतलब अभी खान साहब ने इनिशियली आके कहा, जो कि हुकूमत ने भी क्लेम किया, कि हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है हमने बजट पेश किया है। मेरा उसके अंदर एक सवाल है कि आपके ट्रक्स की हम बात करते हैं, ट्रकिंग जो आपका मैकेनिज्म इंडस्ट्री जो है, उससे आपका एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा होता है, बढ़ता है उसके अंदर। आपके तो ट्रक की बात करें तो 3.5-4 लाख ऑलरेडी जो है ट्रक्स के ऊपर शॉर्टेज होगी आपकी। आपने उसके अंदर ईवीज की जब बात करें तो खान साहब उसके अंदर भी 1% का टैक्स लगा दिया, उनके ऊपर भी, ट्रकों के ऊपर भी। मतलब कि मुझे समझ नहीं आया फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किस तरह से है। देखिए, हम कुछ जो काम अच्छे किए हैं पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। आईटी सेक्टर पे इन्होंने सेम रखा है टैक्स 0.25%, क्योंकि इनको काफ़ी बड़ी इस साल रेमुनेशन आई है इंडिविजुअली और कंपनियों की तरफ से भी आईटी सेक्टर में। इसके अलावा इन्होंने एक्सपोर्ट रिलीफ दिया है 2% से, जो एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स पे सरचार्ज कह लें या जो टैक्स कलेक्शन थी वो 1.25 कर दिया है। ईडीएस, जिसको हम एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज कहते हैं, वो टोटली अबॉलिश कर दिया है। और इसके अलावा सुपर टैक्स जो पहले भी हमने बात की, वो 10% से शायद 8% किया, 2% का रिलीफ किया है। और डिजिटल जो पेमेंट्स थी हमारी थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड, उसका टैक्स जो है 5% से 0.25% की 0.5% किया है। इस पॉइंट को इस्माइल आपने याद रखना है, इसको मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा। डिजिटल जो बैंकिंग पे जो हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट्स कोई भी करते थे, उसको इन्होंने गिराया है 5% से 0.5% पे। ठीक है। इसके अलावा BISB में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, इन्होंने 830
8 बिलियन रुपए रखे हैं विद एन इंक्रीज ऑफ 17%। अब मुझे बताइए कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, पाकिस्तान में ऐसे घराने बढ़ रहे हैं जिनको गवर्नमेंट की सब्सिडी चाहिए, और आप इसके बजाय आप तालीम पे देखें कि इन्होंने कितने बिलियन रुपए रखे हैं। आपने तालीम याफ्ता बच्चे पैदा करने हैं या ऐसे घरानों को सपोर्ट करना है जो कि जिनको के घर बैठे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, इसको जारी रखें, लेकिन इसका कुछ पोर्शन, इसमें से लेट से 17% आपने इंक्रीज किया है, इसका 7% इंक्रीज करते और इसका 10% आप तालीम के शुबे में लगा देते, ताकि आपके आने वाली नस्लें वो खुद से कमाने के, या स्किल्ड लेबर में लगा देते कि वो खुद से कमाना शुरू करें। स्पेशली कंसिडरिंग 2.5 करोड़ बच्चे आपके स्कूलों से बाहर है, और पॉवर्टी की आपने बात की तो 40% से ज्यादा की फिगर होगी है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोग इस टाइम रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पे 850 रुपया भी नहीं कमाते। जी ऐसे ही। और अगर आप सूबे के हिसाब से, हर सूबे के हिसाब से अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेशो देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, और 1 ईयर हाई, 21 साल तारीख की हाईएस्ट है इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसको आप फीड कर रहे हैं ना जी। आप BISB प्रोग्राम हो गया या इस तरह के और प्रोग्राम, आप कर्जा स्कीम मुख्तलिफ, अपना घर, पंजाब से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो आप उनको फीड कर रहे हैं कि आप अपने पैरों पे ना खड़े हो, गवर्नमेंट इज़ देयर टू सपोर्ट यू। और इसका ऑडिट होना चाहिए, तो इसमें से पता चल जाएगा कि ये BISB में कहाँ पैसे, किस सूबे में कितने खर्च हो रहे हैं और कितने ख़ानदान इसमें मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और इसका पैन पाकिस्तान एक थर्ड पार्टी से ऑडिट होना चाहिए। अच्छा, तीसरी जो लास्ट चीज़ इसमें कह लें या सेकंड लास्ट चीज़ कह लें, सिविल सर्वेंट्स के लिए, यानी कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं उसमें जो हमारे दोस्त भाई बहनें बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, उनकी 7% आपने सैलरी इंक्रीज की है। अब आप देखें ज्यादती क्या है, 17% आप BISB में, जो कि आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी का, मतलब ऐसे खानदान जो कि घर में बैठ के पैसे हासिल कर रहे हैं, उसको आप 17% का रिलीफ दे रहे हैं। और वो गवर्नमेंट अफसरान या जितने निचले तबके के लोग हैं, चले आप इसके स्केल वाइज कर लेते हैं, 1 to 17 जो है या 1 to 16 जो है, आप एक्नॉलेज करते हैं कि गुर्बत बढ़ाई है हमने पिछले 3 सालों में अपने दौरे हुकूमत में या PDM की दौरे हुकूमत में, तो आप एक्नॉलेज करते, आप उनकी भी 17% या चले एटलीस्ट 15% सैलरी बढ़ा देते, और जो ऊपर का 17+ ग्रेड था उसकी आप चले 7 नहीं तो 10% कर देते। अब आपने एक ही उसमें रख के 7% कर दिया। मुझे आप इस्माइल एक बात बताइए, जिस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह जो है वो 4 लाख रुपए है, उसको 7% कितना होगा? और एक ऐसा सरकारी मुलाजिम जिसकी के तनख्वाह 55,000 या 60,000 है, उसको 7% का कितना फायदा होगा? और जब आप एक्नॉलेज भी कर रहे हैं महंगाई को अपने BISB के प्रोग्राम के तहत, सो ये बुक कीपिंग के अलावा, जिस तरह औरिया साहब ने फरमाया, ये एक जहालत का थोड़ा सा नमूना है जो कि इन्होंने साबित किया है कि आप BISB में 17% दे रहे हैं और सरकारी मुलाजमिन को 7% पे रख रहे हैं। आप खुद कॉर्नर कर रहे हैं कि आप मुश्तइल हो हमारे खिलाफ। अगर आप इसका 7% बढ़ाते हैं और 10% आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारों को दे देते, तो वो सारे घराने खुश हो जाते और आपके साथ मेहनत से काम करते रहते हैं, और करप्शन का आंसर जो है वो नीचे की तरफ से आता। लास्ट चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, इसकी अच्छाइयों में कह रहा हूं मैं, अभी ये अच्छाई है कि जी बढ़ाए इन्होंने पैसे, मुश्किल हो रही है आपके लिए अच्छाई बयान करना लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं जी। प्रॉपर्टी टैक्स जो है जी, इन्होंने डाउन किया फ्रॉम 2.5% टू 1.25%। अगेन इस पे भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे हम, क्योंकि ये एक्चुअली जो पहले हमने डिजिटल पेमेंट्स का बताया कि उसका इन्होंने 5% से 0.5% किया है, और प्रॉपर्टी को 2.5 से 1.25 किया है। किसको अट्रैक्ट करने के लिए किया है? अच्छा, उसके बाद हाउसिंग में इन्होंने 71 बिलियन रुपीस जो है वो मुख्तस किए हैं अपना घर स्कीम में। इस पे भी मेरा औरिया साहब से दरख्वास्त होगी कि वो थोड़ा सा जिक्र कीजिए कि इसका ऑडिट, इस घर पे कितने पैसे लग रहे हैं, इसका एक MOU साइन हुआ हुआ है या BOQ साइन हुआ हुआ है कि एक घर बनाते हुए कितने पैसे लगते हैं, किस ठेकेदार के थ्रू होते हैं, अप्रूव पैनल लिस्ट क्या है, उसके उसके तहत किसको डिलीवर हो रहा है, और क्या इसमें प्रॉफिट रेशो जिस वेंडर को या जिस ठेकेदार को कह लें आप आसान उर्दू में दिए जा रहे हैं, उसको प्रॉफिट रेशो क्या है उसका। वो थर्ड पार्टी है, मेरिट पे आपकी सिलेक्शन में जो घर बना रही हैं कंपनियां, डेवलपर्स। और लास्ट 103 अरब रुपए इन्होंने रखे हैं वाटर के लिए। इसका कोई हिसाब नहीं लिया जा सकता कि वेदर ये पैसे डैम्स में खर्च हो रहे हैं, वेदर ये हमारे कराची के रहने वाले भाइयों के लिए जो पानी की मुश्किलात हैं उसमें खर्च होंगे। लिखा इन्होंने यही है कि ये 3 डैमों पे खर्च होंगे, ये कैसे खर्च होंगे इस तरह का। और ये जी। बड़े इंटरेस्टिंग 3 सवाल आ गए, एक तो पानी के हवाले से, दूसरा अपना घर का जो है ऑडिट कौन करेगा, और सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में जो 7% इजाफा है, और साथ ही साथ पेंशन के अंदर भी 7% इजाफा है।
देखिए, क्यों पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा एक तस्वर है कि अगर आप किसी भी माशरे के अंदर उनके तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें इस तरह की कर दें कि उनका सब्सिस्टेंस लेवल पूरा हो जाए और वो किसी भी तौर पर अपने बच्चों की तालीम सेहत के बारे में ना सोचें, तो वहाँ करप्शन बहुत हद तक कम हो जाती है। पूरी दुनिया में जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसके अंदर करप्शन क्यों नहीं होती? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो बहुत हद तक अपने एम्प्लॉयज को लुक आफ्टर करते हैं, और वहां पर जो करप्शन का लेवल जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से सरकारी मुलाजमत का आगाज हुआ है, ये इसका पे एंड कमीशन जो कॉर्निलियस आई थी, उसके अंदर मुझे बड़े हैरानी होती है। सवाल बड़े मजेदार, जवाब भी बड़े मजेदार, सर्कुलर, कि जी अच्छे लोग क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि तनख्वाहें कम हैं। तनख्वाहें क्यों कम है? इसलिए कि अच्छे लोग नहीं आ रहे, हम इसलिए तनख्वाहें कम देते हैं। ये सर्कुलर आंसर जो था, ये इसके ऊपर महबूब हक साहब ने एक पूरी डिटेल किस्म की स्टडी बनाई थी कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय सेक्टर के लोग हैं उनकी तनख्वाहों को इंप्रूव किया जाता है इसी बजट के अंदर। और उनके कहा था कि ये इतने बड़े बड़े जो GOR1 हैं, जिनके अंदर तुमने 8-8 10-10 एकड़ के घर बनाए हुए हैं, इनको खत्म कर दें। और इस तरह उन्होंने कहा था कि ये गाड़ियां जो आप उनको 8-8 10-10 के फ्लीट दिए हुए हैं, उनके गाड़ी दे। मतलब मैं ईरान में पोस्टेड था, आप अंदाजा करें, मैं अपना घर, मुझे $1200 मिलते थे, मैंने 800 में घर खरीदा हुआ था। वो काफी, 400 मेरी बचत भी होती थी, गाड़ी भी। ये सारी चीजें जो हैं, हम अभी तक कॉलोनियल स्टाइल के अंदर अपने तमाम अफसरान के साथ रहते हैं। एक सेक्रेटरी जो है वो 8-10 गाड़ियां जो है नीचे वालों की ले लेता है, और उसके बाद उसके पेट्रोल भी, उसका टीए भी, सब कुछ उसी के साथ होता है। तो एक तो हमने उसको छेड़ा ही नहीं, क्योंकि कोई सेक्रेटरी जो है ना, जो बजट बनाता है, वो छेड़ने नहीं देगा कि इस चीज को छेड़ा जाए। तो एक तो ये है कि अपना आप कम से कम, और कुछ नहीं तो इस पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज जो है उनकी पेस को इंक्रीज वो बिल्कुल नहीं किया जाता। ऑलवेज हर दफा होता है 7% बढ़ा दो, 10% बढ़ा दो, 5% बढ़ा दो। एक लॉलीपॉप दे के उनको कहा जाता है बस इसी तनख्वाह पे काम करो, अब तुम चोरी करो, डाका डालो, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाएं, तुम्हें हेल्थ की फैसिलिटी मिलती है नहीं मिले, कुछ भी नहीं होता उसके साथ। आप खुद सोचें कि मैंने 32 साल इस नौकरी में गुजारे हैं। आप खुद सोचें कि अगर एक इवन सेक्रेटरी लेवल पे भी, मेरी वालदा बीमार थी, अगर मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से दोस्ती ना होती तो मैं उनका हेल्थ में इलाज नहीं करा सकता था। तो ताल्लुक था। एक आम जो मुलाजिम आदमी है, जिसको हम कहते हैं कि हमने उसके फ्री कर दिया हेल्थ, वो कहां फ्री करेगा? तो मैंने जो कहा ना कि हमने क्रिएटिव थिंकिंग ही नहीं की बजट बनाने के ऊपर। और मेरे जैसे ब्यूरोक्रेट जो थे ना, बैठे हुए थे ना, उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि यार कोई सोचा थोड़ा सा क्रिएटिव तौर पे इसको बजट को हिला दो इस तरह। वो कहते हैं नहीं, खराब हो जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि जो हाउसिंग स्कीम वाली बात, अब हर बंदा आता है, वो आप एक जो घर बनाता है सब। आप अंदाजा करें, पूरी दुनिया के अंदर ये काम म्यूनिसिपल कमेटीज का होता है। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उनको पता है कि इंग्लैंड की जो बरो होती है, जो वो घर लेके देती है। अगर आप इस काबिल नहीं है तो वो घर लेके देती है, आप उसको किराए पे लेके देती है। ये काम म्यूनिसिपल, हम कहते हैं नहीं नहीं, ठोक। जब तक वजीर आजम अपना घर नहीं बनाएगा उस वक्त तक मजा नहीं आता। जब तक वजीर आला अपना घर नहीं बनाएगी उसका मजा। हमने वो लोकल बॉडीज के लेवल पे होता जाए कि उसकी आप लुक आफ्टर भी किया जा सकता है, बंदा भी देखा जाता है, ठेकेदार भी लोगों के सामने होता है, उसका लेवल बड़ा जो है वो जैसे कहते हैं ना, उसका विजिलेंस का लेवल बहुत छोटा होता है। तो एक बात बड़ी सही है कि उसका ऑडिट होना चाहिए। और फिर हम अपना घर बनाने के चक्कर में होते हैं, जैसे स्कीम बनी हुई है, हम एक नया एक सेमी किस्म का डिफेंस बना देते हैं कि जहां आप जमीन खरीदो, उस जमीन के साथ घर बनाओ। ओ भाई, दुनिया पूरी के अंदर होता यह है कि उस कम्युनिटी के अंदर घर दिए जाते हैं, उस कम्युनिटी के अंदर घर बनाए जाते हैं। वहीं पर एक जुनेजो ने एक स्कीम शुरू की थी, एक छोटी छोटी 7 मरला की, मुझे याद है, वो हमने तबाह बर्बाद करके रख दी। उसके बाद वो छोटे छोटे शहरों में याद है, सिब्बी में भी वो घर बने थे, लेकिन वो तकसीम नहीं हुए, बाकी दूसरे आ गए। अब एक तो ये तीसरा उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है उसके ऊपर, इंडस्ट्री से ज्यादा जब तक आप पाकिस्तान के इस प्रॉपर्टी सेक्टर की प्रायोरिटी से बाहर नहीं निकलेंगे, जिस मुल्क में हालत ये हो कि आप अपना फैक्ट्री बेच के 4 प्लॉट खरीदें कि यार यहां से पैसे ज्यादा मिलते हैं। आप सोचे, मैं जिस बंदे से मिलता हूं, क्या कर रहे हो? जमाने में मैं यहां पर वो करता था, अब मैंने आजकल ना मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूं।
कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी का काम ना कर रहा हो, और वो डेट किस्म की इन्वेस्टमेंट है, ना इधर से उधर हो सकता है ना कुछ भी। तो जब तक हम प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम उसके ऊपर चार्ज नहीं करते, लोगों को डिस्करेज नहीं करते उसके अंदर, तब तक हमारे ये कब्रें जो है ना 5-5 करोड़ की, ये जो प्लॉटों की कब्रें बनी हुई हैं, इन तक ये कब्रें खत्म नहीं हो सकती। मतलब इन्हीं प्लॉटों की कब्रों के अंदर हमने जाना है। लेकिन ना मुझे क्विकली बता दें, शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की। उन्होंने कहा असद कैसर साहब को, मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? मैंने कहा बेटा आओ बातचीत करते हैं, मैं तो हाजिर हूँ, अभी भी मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कंक्लूजन से पहले जरा मुज़ाकरात की बात ना हो तो मज़ा नहीं आएगा ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा। हाँ, नहीं, मुलाकात तो होने चाहिए। देखिए, एक बात बताऊं कि पाकिस्तान जो है ना, ये एक तवील अरसे से ये जो सियासी आपस की कशमकश है उसका बहुत भुगतान भुगत चुका हुआ है। मैं सही कहता हूं। और ये भुगतान हमने 1970 से, मैं 70 से देखता था, जुल्फकार अली भुट्टो, और उसके मुकाबले में पीएनए, पीएनए के बाद फिर ज़ियाउल हक के बाद फिर एमआरडी, फिर हम सिर्फ भुगतान भुगत रहे हैं, सच्ची बात ये है। और हम कभी भी सोचते नहीं चाहते कि हम एक दफा बैठ के एक इत्मीनान के साथ, ये इत्मीनान हो जाए कि यार ये जीत गया है, इसको कहें बेहतर तुम चलाओ, फिर मैं जीत गया हूं वो कहे ये बेहतर। ये इत्मीनान हमारे यहाँ कभी आ ही नहीं सका। और ये इस वजह से है कि हम हमारी सियासी पार्टियां जो हैं वो आपस में जैसे कहता है बाजू यूं चढ़ाए हुए खड़ी होती हैं कि मैं इसको देख लूंगा। ये अच्छी बात है अगर ये सारे के सारे बैठ जाएं और ये इत्मीनान आ जाए, तो इस मुल्क के बजट में भी इत्मीनान आ जाएगा। क्या बात है। असद खान साहब, क्या एग्री करते हैं आप इस चीज़ से? जी, मैं एग्री करता हूँ। और एक महमूद खान अचकज़ई साहब हैं जो कि जोड़ने वालों में से हैं, और उन्होंने अपनी तकरीर में लास्ट खुद कहा है कि जी मैंने खुर्शीद साहब की और मियां नवाज शरीफ साहब की, पीपल्स पार्टी के जो हैं, 2 दफ़ा मुलाकातें कराईं। तो अगर 2 दफ़ा मुलाकातें कराईं तो अभी कोई रोक तो नहीं रहा उनको कि वो फिर मुलाकात कराएं, असद कैसर साहब या जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनकी, और शहबाज शरीफ साहब के। इन मुलाकातों से फायदा कोई नहीं ना होगा, खान साहब से मुलाकात कराएं, असल मुज़ाकरात तो वहां से होने हैं। नहीं, सिलसिला यहीं से शुरू होगा। ये गेटवे है, ये हाथ मिलाएंगे तो शायद बात कहीं और तक जाएगी। उसमें कुछ शराइत रखी जाएंगी, वो शराइत पूरी हो जाएं तो वहां तक भी बात जा सकती है। ठीक है, फाइनली बिफोर कंक्लूजन असद खान साहब, मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम ईरान और यूएस वॉर की जो हम फ्राइडे को सुन रहे हैं खबरें, अगर साइन हो जाते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, और क्रूड ऑयल प्राइसेस जैसे हम अभी भी देख रहे हैं बैरल की प्राइसेस डिक्रीज हो गई हैं, तो यहाँ पे महंगाई का इफेक्ट कितनी देर में आवाम एक्सपेक्ट करें? नहीं, तेल का जो इफ़ेक्ट है, क्योंकि ब्रेंट ऑयल है, क्रूड ऑयल है, या दुबई क्रूड ऑयल जो है वो बहुत निचली सतह पे आ गया पिछले 1 महीने की। और दूसरा, मैंने एक पॉइंट आपको कहा था कि हम छेड़ेंगे, अगर आपके पास 2 मिनट हो जी तो जी, मैं उसका प्लीज जिक्र जरूर कर रहा हूँ जरूर जी। जरूर। कि डिजिटल बैंकिंग के हवाले से डिजिटल बैंकिंग, इसके हवाले से एक बता। डिजिटल बैंकिंग, प्रॉपर्टी टैक्स, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने एक प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ, एक फोरम भी बनाया हुआ है, SICP क्या है उसका नाम, उस पे। और उसमें जिस तरह हमारी गुफ्तगू के दरमियान और ये साहब भी फरमा रहे थे कि इन्होंने प्रॉपर्टी को रिबेट देने होते हैं, प्रॉपर्टी पे रिलैक्सेशन देनी होती है, और इनके जहन में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा सब गवर्नमेंट के अहकामात के जहन में, ज़्यादातर के अहकाम जहन में यही है कि लोग आएंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, उस पर रिबेट दे दो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इस बजट में भी कहा गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की अगर कोई ओवरसीज़ उनकी कोई प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर कर दें, उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। तो भाई आप ये छोटे छोटे यूनिट्स के लिए क्यों आप इन्वेस्टर आप बुलाएं, इंडस्ट्री के लिए, रिटेल सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वन गो होती है, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं तो होगा। SPFC के लिए बुलाया था, उसमें भी कोई नहीं ना आया। SIFC के लिए आपको रोड शो करने पड़ेंगे। अगेन, आपको जितने आपके बड़े मुल्क हैं, अमेरिका है, UK है, दुबई है, UAE यानी सऊदी अरेबिया, यहाँ पे आप एम्बेसडर्स की अपनी ड्यूटी लगानी पड़ेगी कि वो एक रोड शो इन्वेस्टर्स का वहाँ पे मुनक्कद कराएं, जिसमें पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट को पार्टनरशिप पे, या रिटेल वाले या सर्विस वाले वहाँ जा करके उनको बताएं कि पाकिस्तान में क्या कुछ अवेलेबल है। प्रॉपर्टी का उनको हमसे ज़्यादा पता है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को ज़्यादा पता है। वो कैलकुलेट करके बैठते हैं कि हमें ROI जो है इस पे 7 to 8% पाकिस्तान से आएगा, और जिसकी स्टेबिलिटी नहीं पता, नए टैक्सेस का नहीं पता, जबकि हम UK, दुबई, अमेरिका में करेंगे तो हमारा ROI जो है वो 10-11% होगा, और हमें रेंटल इनकम भी साथ शुरू हो जाएगी। और मैंने ये जो बात डिजिटल एंट्रीज की है, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए इन्होंने किया है, इससे आप मुझे ये बताइए कि ये अगर कोई बाहर बैरून मुल्क जाके शॉपिंग करता है और बाकी जगहों पे ये अपने कार्ड स्वैप कराते हैं, तो ज़र मुबादला, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका आउट नहीं होना शुरू हो जाएगा दोबारा से कि आप रुपयों में खर्च कर रहे हैं
पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और दुनिया भर में आप पेमेंट जो है वो डॉलर्स में करेंगे। अच्छा सर, अगर आपने यही अलाउ करना है, अगर आपने यही अलाउ करना है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें अलाउ कर सकते हैं कि आप ट्रेड को यानी ईजी कर दें। और अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को मुहैया किया है पिछले साल की पेमेंट्स को देखते हुए कि 5% टैक्स के साथ डिजिटल पेमेंट्स कितनी हुई थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और अगर हम 0.5 पे ले आएंगे तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहीं ज़्यादा आउट तो नहीं हो जाएगा। इसका बेनिफिट ज़्यादा है या इसका नुकसान ज़्यादा है? और लास्ट जो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कैप्टिव मयर्स लेने हैं, लॉन्ग टर्म मयर्स लेने हैं, तो मुल्क आगे बढ़ेगा। ईरान और अमेरिका की सुलह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ेगा। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। और एक्सपोर्ट की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे जो ये लिखने वाले हैं बजट को, उनके जहन में एक्सपोर्ट ज़्यादातर टेक्सटाइल की छोटी मोटी और ज़्यादा हमारी अजनास की आती है, जिसमें चावल को वो टॉप पे रखते हैं कि चावल यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, दुबई चला जाएगा, यूके चला जाएगा, वहाँ पे किसी और का टाइटल लग जाएगा और हमें एक्सपोर्ट पेमेंट्स आ जाएंगी। नहीं, आपको थोड़े से लंबे काम करने चाहिए। और आई होप सो कि महंगाई की जो शरह है उसमें 2 से 3% कमी आएगी। और फ्राइडे को ही आप देखेंगे कि आपका ऑयल जो है, अगेन पेट्रोल जो है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जी, जी। 20 से 25 रुपए सस्ता करेंगे। क्या बात है, बड़ी खबर थी। 20 से 25 रुपए मजीद सस्ता होने जा रहा है तेल। और ये मकबूल जान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ शो में मौजूद थे। असद खान साहब हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया था। उम्मीद करता हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर हूँ। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।